नमस्कार साथियों। मैं इस बीच में आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो तैयारी है स्टेट की पीजीटी केमिस्ट्री की या फिर एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री की या फिर किसी भी स्टेट का जो पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम है या टेट है, उसकी आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। और अब हमारा जो क्वेश्चन पेपर चल रहा है वो 2018 का स्टेट जो था वो वाला क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं। तो उसमें जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन थे वो हम निकल कर लिए थे। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे साथियों। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन देखिए 111 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वेट ऑफ कॉपर इसका एटॉमिक मास गिवन इन डिपॉजिट्स व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू क्यूबिक साल्ट सॉल्यूशन। देखो सीधी सी बात होती है, क्यूब्रिक साल्ट सॉल्यूशन के अंदर से देखो कॉपर 2 प्लस आयन जो होता है, कॉपर 2 प्लस आयन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कॉपर 2 प्लस आयन जो है, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ साथियों, तो कॉपर 2 प्लस आयन एक मिनट, एक बार ये नोट सही से रिस्पॉन्ड कर जाए। ठीक है, आ गया। कॉपर 2 प्लस आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है साथियों। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 63.5 ग्राम कॉपर मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाऊंगा तो कितना मिलेगा, 63 डिवाइड बाई 63.5 डिवाइड बाई में आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे पास आंसर कितना आएगा, 31.75 ग्राम आंसर आ जाएगा साथियों। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वाटर का जो अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस जो है बाय द कंबंशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो मीथेन का कंबंशन रिएक्शन हमें देखनी है। मीथेन गैसियस फॉर्म में है, कंबंशन का मतलब O2 के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी साथियों, ये भी गैसियस है, O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2 प्रोड्यूस करेगी, CO2 गैस प्लस में क्या बनाएगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ अगर हम स्टोइकियोमेट्री देखें तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। अगर हमें बैलेंस करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इधर 4 हाइड्रोजन है, उधर भी 4 हो जाएंगे, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 4 ऑक्सीजन पूरे हो जाएंगे। अब केमिकल इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड है। इसका मतलब ये कह रहा है कि 1 मोल मिथेन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है। कितने, 1 मोल मिथेन जब 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल वाटर प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब अगर मैं ये कह दूं कि 16 ग्राम मीथेन जब रिएक्ट करेगा या उसका कंबंशन होगा तो मुझे 2 इंटू में 18 यानी कि 36 ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा। कितना मिलेगा, 36 ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा साथियों। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ नंबर आंसर 16 ग्राम मीथेन का कितना हो जाएगा, 36 ग्राम ऑफ वाटर आपको मिलने वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 113। इसके ऊपर चलते हैं साथियों। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन जो है साथियों, उसके बारे में क्वेश्चन है हमारे पास। वो कौन से एंजाइम से होता है, देखो एंजाइम्स के बारे में एक बात खास क्या है साथियों कि हमें एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम कौन सा कन्वर्जन करवाता है। कुछ एंजाइम्स जो है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए वो क्या क्या है, देखो जिसमें मैं पहले नंबर पे मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, C12H22O11। इसको हम कहते हैं साथियों केन शुगर। क्या कहते हैं, केन शुगर। केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो कन्वर्ट करता है एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो केन शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है साथियों। ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में दोनों का ही फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। बस फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। तो इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है साथियों वो यूज होता है आपके लिए इन्वर्टेज। यहाँ जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, इन्वर्टेज नाम का एंजाइम होता है। यानी जो सेकंड ऑप्शन आपका दिया है वो तो केन शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, जो स्टार्च होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च जो है, अगर मैं स्टार्च की बात करूं साथियों, किसकी बात करूं, स्टार्च की बात करूं, तो स्टार्च के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं साथियों, स्टार्च के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, स्टार्च को अगर मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, माल्टोज के अंदर अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, माल्टोज भी एक शुगर है,
माल्टोज के अंदर अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे जो एंजाइम चाहिए साथियों वो है डाइएस्टेज। डाइएस्टेज यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला किसके लिए यूज होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है साथियों। तो थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, सॉरी आपका माल्टेज नाम का एंजाइम है, माल्टेज नाम का एंजाइम है, तो वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के काम आता है। मेरे पास क्या है, माल्टोज है, माल्टोज को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा साथियों, माल्टोज को अगर मुझे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, माल्टोज को किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज के अंदर अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज के अंदर, तो मैं कौन सा एंजाइम यूज करूंगा साथियों, तो उसके लिए मुझे एंजाइम यूज करना होगा माल्टेज। एंजाइम्स के पीछे ASE वर्ड लगता है, ये नोमेनक्लेचर का हिस्सा है साथियों। इसका मतलब ये तीनों एंजाइम तो हमारे हाँ हो ही गए, तो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रह जाएगा, जो राइट ऑप्शन है साथियों हमारा वो कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा आपका, तीन एंजाइम हमने पढ़ लिए, इन्वर्टेज, डाइएस्टेज और माल्टेज पढ़ लिए। तो जाइमेज आपका जो एंजाइम है वो किसमें कन्वर्ट करने के काम आता है, वो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के काम आता है, यानी C6H12O6। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज जो है उसको कन्वर्ट करना है साथियों किसके अंदर, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपका इथाइल अल्कोहल के अंदर, किसके अंदर, CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल, इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो एंजाइम यूज होने वाला है साथियों वो क्या कौन सा होने वाला है, जाइमेज यूज होने वाला है। इसके अलावा कुछ और प्रोसेस होती है, जैसे आपका यूरिया है, यूरिया को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, CO2 प्लस अमोनिया, यूरिया को CO2 प्लस अमोनिया में कन्वर्ट करना है साथियों, तो कौन सा एंजाइम लगेगा, तो हमारे पास जो एंजाइम लगता है उसका नाम होता है यूरिएज। क्या नाम होता है, यूरिएज साथियों। छठा जो है, अगर प्रोटीन्स हैं हमारे पास, क्या है, प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एमिनो एसिड के अंदर साथियों, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, अमाइनो एसिड्स या एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करना है प्रोटीन्स को, तो वो किससे करते हैं, ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम आता है साथियों, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है। फिर नंबर 7 है, प्रोटीन्स को ही पेप्टाइड में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, पेप्टाइड्स में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी एक एंजाइम आता है साथियों जिसको हम कहते हैं पेप्सिन। उस एंजाइम को क्या कहते हैं साथियों, पेप्सिन कहते हैं। क्लियर है ये बात, तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, वो जाइमेज हो जाएगा। बाकी आप याद कर सकते हैं जो टेबल मैंने आपको दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 2 लीटर आइडियल गैस है, 2 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर आदर्श गैस है आपके पास, एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेरिक, 10 ATM दाब पर वो एक्सपेंड करती है आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम, वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली, यानी निर्वात के अंदर समतापीय रूप से प्रसारित हो रही है, एक्सपेंशन का मतलब प्रसारित होना। तो until its टोटल वॉल्यूम, जब तक कि उसका आयतन कितना नहीं हो जाता, 2 लीटर से 10 लीटर नहीं पहुंच जाता, तो इसमें कितना वर्क डन हुआ, इस एक्सपेंशन में यानी प्रसारण में कितना काम हुआ है उसको हमें कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू माइनस का W, विच इज इक्वल टू में क्या हो, वर्क डन क्या होता है, P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V होता है साथियों, क्या होता है, P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V। तो P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा कैसे आएगा, V फाइनल माइनस में V इनिशियल, इसका मतलब हो गया P एक्सटर्नल इंटू में आपका क्या होगा साथियों, V फाइनल कितना 10 लीटर, इनिशियल कितना 2 लीटर, तो कितना हो जाएगा P एक्सटर्नल इंटू में 8 हो जाएगा साथियों। लेकिन P एक्सटर्नल क्या होता है, जब भी आप वैक्यूम की बात करते हो, जब भी आप किसकी बात करते हो, वैक्यूम की बात करते हो साथियों, तो उसमें एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है, इसका मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाई 8, इसका मतलब 0, इसका मतलब अगर वैक्यूम के अंदर और आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, क्या है, वैक्यूम के अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो आपका वर्क डन क्या रहेगा साथियों, 0 रहेगा, वर्क डन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा साथियों, यानी 0 वर्क डन, कोई काम नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा इसमें, वर्क डन हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, कार्य क्या आएगा, 0 आएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, ये क्या कहता है, हाल हेरोल्ड प्रोसेस किससे रिलेटेड है, तो हाल हेरोल्ड प्रोसेस जो रिलेटेड होती है साथियों वो होती है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन से, यानी मेटलर्जिकल प्रोसेस किससे रिलेटेड है, एल्यूमिनियम से रिलेटेड होती है। हाल हेरोल्ड प्रोसेस में होता क्या है कि जो प्योरीफाइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है, प्योरीफाइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, उसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ, काओलेनाइट के साथ, उसको मिक्स करते हैं, इसको मिक्स्ड विद, ये प्योरीफाइड होती है, इसको मिक्स करते हैं, मिक्स्ड विद
Na3AlF6 जिसको काउलिनाइट भी बोलते हैं, या फिर हम इसको CaF2 के साथ मिक्स कर सकते हैं साथियों। इस मिक्सिंग से होता क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो डिक्रीज कर जाता है। इसका Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और क्या हो जाती है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है साथियों। क्लियर है? तो जो ये फ्यूज्ड मैट्रिक्स होता है, अब इसको फिर इलेक्ट्रोलाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो ये फ्यूज्ड मैट्रिक्स बनता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइज, फ्यूज्ड मैट्रिक्स इज इलेक्ट्रोलाइज, उसको इलेक्ट्रोलाइज कर लेते हैं साथियों। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाल हेराल्ड प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाल हेराल्ड प्रोसेस कहते हैं। तो एल्यूमिनियम से रिलेटेड है साथियों। रिएक्शन क्या होती है इसके अंदर, Al2O3 उसको कार्बन के साथ रिड्यूस किया जाता है। जैसे ही कार्बन के साथ रिड्यूस करोगे आप, एल्यूमिनियम मिलेगा, साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, 115 का एल्यूमिनियम हो जाएगा साथियों, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 116। 116 के अंदर आपको क्या कह रहा है, 116 क्वेश्चन में आपसे ये बात कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमोंग दी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। तो ग्रुप 15 एलिमेंट की अगर हाइड्राइड की बात की जाए साथियों, तो ग्रुप 15 एलिमेंट के हाइड्राइड होते हैं NH3, फिर आपके पास आता है साथियों PH3, फिर आपके पास आता है ASH3 यानी आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, फिर उसके पास आपके पास आता है एंटीमनी का हाइड्राइड SbH3, और लास्ट में आपके पास आता है साथियों BiH3। ठीक है? तो अगर मैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करूं, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता क्या है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, यहाँ पर क्या पूछने की बात, क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछना चाहता है वो। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन कंपाउंड, टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड टू डोनेट, टेंडेंसी ऑफ ए कंपाउंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अनदर केमिकल, कोई केमिकल सब्सटेंस जो है या अनदर कंपाउंड जो है, उसको जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उसी को क्या कहते हैं, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कहते हैं। जैसे जैसे हम अक्रॉस द ग्रुप जैसे जैसे हम अक्रॉस द ग्रुप चलते हैं साथियों, तो होता क्या है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है साथियों। क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है एलिमेंट का। जब साइज इंक्रीज हो जाता है तो हाइड्रोजन और उस एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ जाती है, हाइड्रोजन और एलिमेंट की बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। जब ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो इस हाइड्रोजन एलिमेंट की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है साथियों। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाता है साथियों। क्लियर है? तो इसका मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर किससे डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो स्टेबिलिटी से होता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है साथियों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किससे, स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आप कह सकते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। आप इसको ये भी कह सकते हो, या फिर रिड्यूसिंग कैरेक्टर किससे है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ He, हाइड्रोजन और उस एलिमेंट के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो टॉप टू बॉटम जाते हुए साथियों होता क्या है कि साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने के साथ साथ आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है साथियों। साइज इंक्रीज होने के साथ साथ आपका क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, इंक्रीज हो जाता है डाउन दी ग्रुप, डाउन दी ग्रुप। इसका मतलब जो हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा वो किसका होगा, BiH3 का होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ऑप्शन का आंसर है हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन का आंसर नंबर 3 हो जाएगा साथियों। यानी BiH3 हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखता है अमंग दी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। उसके बाद आते हैं साथियों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पास 117 है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है साथियों वो देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ कि हमें लिस्ट मैच करनी है जिनोन की हाइब्रिडाइजेशन की। तो पहला जो कंपाउंड है उसके अंदर जिनोन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करते हैं, यानी XeO3 के अंदर
हम हाइब्रिडेशन निकालने हैं। हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला आपको मैंने करवाया हुआ है पिछले लास्ट वीडियोस में। तो हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है साथियों, 8। कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं, कोई कैटायनिक चार्ज नहीं, कोई एनायनिक चार्ज नहीं, यानी 8 अपॉन में 2 यानी कि 4 जब भी वैल्यू आती है इसका मतलब हाइब्रिडेशन होती है साथियों sp3। तो पहले की हाइब्रिडेशन तो आनी चाहिए sp3 यानी फर्स्ट का आएगा डी। अब इनमें से ध्यान से देखो फर्स्ट का डी किसका नहीं है, फर्स्ट का ए है, यानी पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, फोर्थ वाला भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, अब दो ही बच गए, फर्स्ट के डी वाले दो बच गए। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड आपका क्या है, XeF6 है साथियों, XeF6। तो इसकी अगर हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगी, 1/2 इंटू में जिन्होंने के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और कितने मोनोवेलेंट एटम, इसके पास 6 मोनोवेलेंट एटम है, 6 फ्लोराइड है। तो 8 and 6 कितना हो जाएगा 14, 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा साथियों हमारे पास 7। जब भी 7 होता है तो हाइब्रिडेशन होती है sp3d3, यानी दूसरे की हाइब्रिडेशन कितनी होगी साथियों, sp3d3, यानी दूसरे का ऑप्शन क्या आएगा, सी आना चाहिए। दूसरे का सी किस में आता है, इसमें तो बी आता है, यानी सेकंड आप गलत हो जाएगा। राइट आंसर जो रहेगा साथियों वो आएगा आपके पास थर्ड वन। राइट आंसर क्या रहेगा, थर्ड वन आपका क्या रहेगा, राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन आपका क्या रहेगा, राइट आंसर। हालांकि हम फिर भी बाकियों की हाइब्रिडेशन भी निकाल लेते हैं, जैसे XeOF6 है, इसकी हाइब्रिडेशन अगर निकालेंगे साथियों तो वो कितनी आएगी, 8 प्लस में 6, फिर से कितनी आएगी, XeOF4 है, सॉरी XeOF4 है, 8 प्लस में 4 कितना आएगा, 12 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 6 आया, यानी sp3d2 हाइब्रिडेशन आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ वन जो है उस वो क्या है, XeF2 है साथियों। XeF2 की हाइब्रिडेशन अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1/2 इंटू में 8 प्लस में 2 यानी कि 10/2, 10/2 का मतलब हो गया 5, 5 का मतलब हो गया sp3d हाइब्रिडेशन। तो ये हाइब्रिडेशन का करेक्ट ऑर्डर किस में मैच करता है, सिर्फ थर्ड में मैच करता है, तो ये करेक्ट लिस्ट मैच हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। देखो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, ठीक है, ठोस विलयन का एग्जांपल क्या है, तो जिसके अंदर सोलवेंट जो होता है, ठीक है, सोलवेंट जो होता है, सोलवेंट जिस मीडियम में होगा, सोलवेंट का मीडियम जो होगा, सोलवेंट का मीडियम जो होगा वही सॉल्यूशन का भी मीडियम होगा साथियों, वही सॉल्यूशन का भी क्या होगा, मीडियम होगा। सॉल्यूशन का मीडियम भी वही होगा जो सॉल्वेंट का मीडियम होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पहला देखते हैं, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो कैम्फर होता है सॉलिड, नाइट्रोजन है यहाँ पर गैस, सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है, इसका मतलब ये क्या है, एक गैसियस सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है साथियों, गैसियस सॉल्यूशन है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्या बात कर रहा है, ग्लूकोज प्लस में वाटर है, वाटर लिक्विड है, तो यानी ग्लूकोज सॉलिड होता है, तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया। तो लिक्विड सॉल्यूशन है, क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है, क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है यहाँ पर। थर्ड जो ऑप्शन है साथियों, एमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, ठीक है, सोडियम एमलगम, एमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम का एग्जांपल है, यानी Hg जो है, Hg जो है वो किसके साथ मिक्स है, सोडियम के साथ मिक्स है, तो इससे NaHg बनता है, यानी ये लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है। किसका है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है साथियों। इसका मतलब ये क्या है, ये सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। ये कैसा कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। फोर्थ वन आपके पास है क्लोरोफॉर्म, क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मतलब होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, ठीक है, मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, ये गैस है, यानी लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है, यानी कि ये गैसियस सॉल्यूशन ही होता है साथियों। ये कैसा सॉल्यूशन होता है, गैसियस सॉल्यूशन। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम होगा, क्योंकि मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और सोडियम क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या रहेगा, एमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम होगा साथियों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 में आपसे क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 119 में आपसे पूछा है कि Z अगर 119 है तो आपके पास वो कौन से फैमिली के अंदर आएगा पीरियोडिक टेबल में। देखो हेलोजन फैमिली जो होती है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। अल्कलाइन अर्थ मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। नोबल गैस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं साथियों, 8। अल्कली मेटल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास, अल्कली मेटल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। तो आपको एक चीज याद रखनी होती है कि जब भी एटॉमिक नंबर 118 होता है तो वो नोबल गैस फैमिली में आता है, यानी ये लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जितने नोन अभी तक उसमें 118 जो है वो नोबल गैस में आता है। तो 119 किसके अंदर आएगा,
119 आएगा किसके अंदर, अल्कली मेटल्स के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, अल्कली मेटल्स, यानी ग्रुप नंबर 1 के अंदर। किसके अंदर आएगा, ग्रुप 1 के अंदर आएगा साथियों। अगर मान लो ये Z इक्वल टू 117 होता तो ये आता आपके पास हेलोजन फैमिली के अंदर। ये किसके अंदर आता, हेलोजन फैमिली के अंदर आता साथियों। हेलोजन फैमिली का मतलब क्या हो गया, ग्रुप नंबर आपका कितना हो गया साथियों, ग्रुप नंबर 17 हो गया। और वहीं अगर Z120 होता साथियों तो वो आपका आता किसके अंदर, अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर। किसके अंदर आता, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर आता, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर आता, यानी ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहे हैं। नोबल गैस वाला ग्रुप नंबर 18 हो जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब जो आंसर आएगा आपका वो क्या होने वाला है, आंसर होगा आपका अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में ये कंबाइन कर जाएगा साथियों, ठीक है, अल्कली मेटल्स में ये आएगा आपका, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 120 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 120 में आपसे पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से एग्जिस्ट कौन सा नहीं करता। देखो XeF2 एग्जिस्ट करता है, XeF6 भी एग्जिस्ट करता है, XeO4 भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, लेकिन क्यों है उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आंसर क्या है आपके लिए, वो NeF2 आंसर है। राइट आंसर क्या है, NeF2 है। ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो नियोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता साथियों, क्योंकि जो नियोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत हाई होती है नियोन के लिए, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नियोन इज वेरी हाई, नियोन इज वेरी हाई। उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 2080 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 2080 किलो जूल पर मोल उसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से क्या होता है, इट मेक्स डिफिकल्ट, इट मेक्स इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर F2 और F2 टू ऑक्सीडाइज नियॉन। इतनी ज्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से जो हेलोजन है, यानी जो फ्लोरीन है, वो नियॉन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से नियॉन डाइक्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरा एक और भी रीजन मैं आपको बता सकता हूँ, देखो सीधी सी बात है कि बाकी जिनोन की जो ऑक्सीडेशन, जिनोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन के नियर अबाउट होती है, इसीलिए वो ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ इतने कंपाउंड बना पाता है, जबकि नियोन के साथ ऐसा नहीं है। क्लियर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर, इनमें से कौन सा डिटर्जेंट हेयर कंडीशनर में यूज किया जाता है साथियों। इसका जो आंसर हमारा रहने वाला है, हेयर कंडीशनर में जो यूज होता है साथियों, वो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है उसको हम बोलते हैं सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है, ये किस में यूज किया जाता है, हेयर कंडीशनर्स में यूज किया जाता है। अब हेयर कंडीशनर्स में क्यों यूज किया जाता है साथियों, क्योंकि इसके अंदर जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसी होती हैं, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी। ये जर्म को खत्म करता है, जर्म्स को खत्म करता है साथियों। जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको यूज किया जाता है किसके अंदर, हेयर कंडीशनर के अंदर। अब डिटर्जेंट कितने टाइप के होते हैं, पहले टाइप का डिटर्जेंट तो होता है आपके पास कैटायनिक डिटर्जेंट। कैसा होता है, कैटायनिक डिटर्जेंट। कैटायनिक डिटर्जेंट कौन से होते हैं साथियों, जितने भी अमोनियम सोल्ट होते हैं, जितने भी क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट, अमोनियम अमोनियम सोल्ट ऑफ आपके क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट ऑफ अमाइन जो है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे आपके विद एनाइंस। लाइक जैसे एनाइंस कौन कौन से हो सकते हैं इनके अंदर, एनाइंस हो सकते हैं, एसीटेट हो सकता है, ठीक है, क्लोराइड हो सकते हैं साथियों, ब्रोमाइड हो सकते हैं। तो इनके साथ जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कैटायनिक डिटर्जेंट कहलाते हैं। यानी कैटायनिक डिटर्जेंट अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो अमोनियम सोल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट जब भी दिखाई दे वो आपका क्या होता है, कैटायनिक डिटर्जेंट होता है साथियों। अब इनकी खास बात क्या होता है, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, वो मैं पहले लिख चुका हूँ, हेयर कंडीशनर में यूज होते हैं, एग्जाम्पल भी आपके पास आ गया है। तो दूसरे टाइप के कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं साथियों। दूसरे टाइप के आपके पास होते हैं एनाइनिक, एटाइनिक है तो एनाइनिक डिटर्जेंट भी होंगे साथियों। तो एनाइनिक डिटर्जेंट कौन से होते हैं, एनाइनिक डिटर्जेंट वो होते हैं जिनके अंदर आपके पास सोडियम सोल्ट होता है, सोडियम, ठीक है, सोडियम सोल्ट होता है, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स या हाइड्रोकार्बन का, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनेटेड, सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन्स ऑफ
लॉन्ग चेन्स ऑफ एल्कोहल्स और हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स। लॉन्ग चेन सल्फोनेटेड सोडियम सॉल्ट होते हैं अल्कोहल्स के या फिर हाइड्रोकार्बन्स के। जैसे आपको सोडियम लोरिल सल्फेट बता दिया, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट बता दिया, तो ये दोनों के दोनों क्या है, एनायनिक है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, एनायनिक डिटर्जेंट है साथ। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, एनायनिक डिटर्जेंट है। और पहला वाला जो है आपका वो क्या है, कैटायनिक डिटर्जेंट है। ठीक है, ये कैटायनिक डिटर्जेंट होते हैं। एनायनिक डिटर्जेंट हो गया, कैटायनिक डिटर्जेंट आपका हो गया साथ। इसके बाद आता है आपके पास तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं नॉन आयनिक। नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नॉन आयनिक डिटर्जेंट का मतलब ही यही है कि इसमें कोई आयनिक पार्ट होता ही नहीं। ठीक है, नो आयनिक पार्ट, इनके अंदर कोई आयनिक पार्ट नहीं होता साथियों। एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट। लिक्विड डिश वॉशिंग जो डिटर्जेंट होता है, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट जो होता है वो नॉन आयनिक कहलाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कहता है साथियों कि कैरियस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ व्हिच एलिमेंट। देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। कैरियस मेथड जो होता है, कैरियस मेथड यूज किया जाता है साथियों मेनली हेलोजन के लिए यूज किया जाता है। मेनली यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। मेनली किसके लिए यूज किया जाता है साथियों, हेलोजेंस के लिए। लेकिन बट आल्सो यूज्ड फॉर, यही मेथड आल्सो यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर और फॉस्फोरस के लिए भी यूज किया जा सकता है इसको। क्लियर है। और नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम यूज करते हैं साथियों डुमास मेथड एंड जेडाल्स मेथड। डुमास मेथड और जेडाल्स मेथड किसके लिए यूज करते हैं, नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। नाइट्रोजन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए हम डुमास और जेडाल्स मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ जो आंसर आना है हमारा वो एक्चुअल में हेलोजन रहेगा क्योंकि मेनली इसी के लिए यूज किया जाता है। हालांकि सल्फर का डिटेक्शन भी किया जा सकता है, एस्टिमेशन किया जा सकता है और फास्फोरस का भी किया जा सकता है, लेकिन मेनली किसकी वजह से, मेनली किसके लिए यूज होता है, वो हेलोजेंस के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ साथियों। 123 आपसे क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास है ना दो टाइप के स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। एक तो होता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले मैं उसी को बता देता हूं कि ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या वाला है। तो जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो कब यूज होता है, जब मान लो मेरे पास कोई मेटल आयन होता है, वो किसी लिगेंड के साथ जब इंटरेक्ट करता है और वो क्या बना लेता है, एमएल का कॉम्प्लेक्स बनाता है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं पहला लिगेंड फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टेप, और उसमें जो कांस्टेंट यूज हुआ है स्टेबिलिटी का उसको हम K1 कहते हैं। ये स्टेप कांस्टेंट होता है। फिर जैसे ही ये एमएल जो होता है इसके साथ नेक्स्ट लिगेंड जब कंबाइन करता है तो नेक्स्ट कांस्टेंट यूज हो जाता है और ये हो जाता है हमारा Ml2। फिर Ml2 के साथ जैसे ही नेक्स्ट लिगेंड कंबाइन होता है साथियों तो तीसरा कांस्टेंट लग जाता है और ये बन जाता है Ml3। फिर अगर Ml3 के साथ एक और कांस्टेंट कंबाइन, एक और लिगेंड कंबाइन करता है तो नेक्स्ट कांस्टेंट लग जाता है और हमारे पास बन जाता है Ml4। सो अप टू ये कंडीशन चलती रहेगी, Mln बनता रहेगा। क्या बनता रहेगा, Mln, और यहाँ पर Kn चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो चारों कांस्टेंट हमने यहाँ यूज किए इनको हम कहते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ईच स्टेप के लिए एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। फिर हमारे पास आता है साथियों, फिर हमारे पास क्या आता है, एक ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी आता है। क्या आता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी ये पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा। तो अगर मैं चारों के लिए बीटा लिखना चाहूँ तो बीटा होता है K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 मल्टीप्लाइड बाई K3 मल्टीप्लाइड बाई K4। इसका मतलब क्या हो गया साथियों कि चारों के लिए जो यूज कर रहे हैं हम बीटा, चारों के लिए जो हम बीटा यूज कर रहे हैं वो क्या है,
वो हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो इसी से रिलेशन आ जाता है सबके बीच में ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट वाला। तो B4 का क्या हो जाएगा, ये वाला सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो सारे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, सारे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, इसलिए ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124 में हमसे पूछा है साथियों कि आइसोऑक्टेन क्या होता है। देखो आइसोऑक्टेन आसान सी चीज है, आइसोऑक्टेन हमसे पूछा हुआ है, आइसोऑक्टेन हमसे पूछा है, इसका नाम क्या होता है। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या कर लेते हैं साथियों, इसकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर हमारे पास होगी वो कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है, ये होता है आपका आइसोऑक्टेन। ये क्या होता है, आइसोऑक्टेन। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसके अंदर, 3, 3 6 और 2 8। ऑक्टेन हो गया, आइसो का मतलब सिमिलर, कार्बन जब जुड़े होते हैं तब बताते हैं इसको आइसोऑक्टेन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे लिए, नाम हो जाएगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल ट्राई। आईयूपीएसी नेम की बात कर रहा हूँ मैं, आईयूपीएसी नेम की बात कर रहा हूँ साथियों। तो वो हो जाएगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसको हम, ठीक है, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन कहेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, यूपीएससी नेम अगर इसका ये है तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है, थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस ट्रांस 2,4-हेक्साडाइइन गिव्स। देखो ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं स्टेट वाले लेवल पे। ये आपका डायरेक्ट एमएससी के टॉपिक से, जहां पर आप पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की बात करते हैं। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपके पास आता है ये वाला टॉपिक। तो वहां पर थर्मल साइक्लाइजेशन की बात करते हैं। देखो दो टाइप का साइक्लाइजेशन या रिंग ओपनिंग, एक तो साइक्लाइजेशन होता है, एक रिंग ओपनिंग की प्रोसेस होती है। ये दोनों दो टाइप की होती है। जैसे एक तो होती है हीट की प्रेजेंस में, जब भी हीट की प्रेजेंस में होती है यानी जहां पे डेल्टा लिखा होता है उसको बोलते हैं थर्मल। ठीक है, और जब भी अल्ट्रावायलेट या सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, यूवी वाला, सनलाइट वाला, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोटो। ठीक है, फोटो साइक्लाइजेशन या फिर थर्मल साइक्लाइजेशन। तो यहाँ उसने किसकी बात की है, यहाँ थर्मल साइक्लाइजेशन की बात की है 2,4-हेक्साडाइन्स का, उसको प्रोडक्ट पूछा है। तो साथियों एक चीज ध्यान से देखो कि जो 2,4-हेक्साडाइन होता है उसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। मैं बस उसकी स्ट्रक्चर आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको पता है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ट्रांस ट्रांस की बात कर रहा है, इसने ट्रांस लिखा है तो मैं ट्रांस की ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। तो इधर भी CH3, इधर भी CH3, एक डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा साथियों और एक डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा। इसको हम कहते हैं ट्रांस ट्रांस 2,4-हेक्साडाइइन। ये क्या है, ये है ट्रांस ट्रांस 2,4-हेक्साडाइइन है। जब भी इसका थर्मल साइक्लाइजेशन करवाओगे, थर्मल साइक्लाइजेशन जब भी इसका होगा तो उस साइक्लाइजेशन से हमारे पास साइक्लोब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटीन बनेगा। साइक्लोब्यूटीन भी कैसा बनेगा साथियों, साइक्लोब्यूटीन बनेगा ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, ट्रांस वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा साथियों। साइक्लोब्यूटीन में कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनेगा। यानी सिर्फ ट्रांस आपके पास 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन आपको प्रोडक्ट इसके अंदर मिलने वाला है। क्या मिलेगा, ट्रांस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन मिलने वाला है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, क्या बनाने की कोशिश करूँ भाई, अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास CH3 है, इधर इधर मेरे पास डबल बॉन्ड है साथियों, इधर भी मेरे पास डबल बॉन्ड है और ये भी मेरे पास क्या है, CH3 है। ठीक है, ऑपोजिट पोजीशन पे है। तो यहाँ जो बॉन्ड लगा हुआ वो किसका है, हाइड्रोजन का लगा हुआ है, ये मान लेते हैं। यहाँ कौन है, हाइड्रोजन है। यहाँ हमारे पास क्या है, अंदर की साइड क्या है साथियों, वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहूँ तो यहाँ जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ जो इसके फेज बनेंगे, इस कार्बन के जो फेज होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव फेज, ये नेगेटिव फेज, ये नेगेटिव फेज, ये पॉजिटिव फेज। तो जब भी आपके पास थर्मल साइक्लाइजेशन की बात होती है, थर्मल साइक्लाइजेशन की बात होती है तो उसमें कौन रोटेशन होती है, क्या होती है,
कौन रोटेशन का मतलब क्या होता है साथियों, सेम साइड रोटेट करेंगे, सेम रोटेशन हो जाएगी, सेम रोटेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेम रोटेशन हो जाएगी इनकी। अगर सेम रोटेशन हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा, एक ही साइड, मान लो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो दोनों ही क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। तो ये अगर रोटेट होगा तो ये लोग इस साइड आएगा पॉजिटिव, ये इस साइड चला जाएगा। तो इसी से क्या बनता है, ऐसे बनेगा ये। जब ये रोटेशन हो जाएगी तब ये कैसे बनेगी, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तब ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, तब ये कुछ क्या दिखाई देगा भाई, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव फेज, ये नेगेटिव फेज, ये नेगेटिव फेज, तो यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ एक बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड बनने की वजह से अब एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन, मान लो एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। CH3 मॉलिक्यूल कहाँ पहुंच जाएंगे उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ही रोटेशन होगा, जैसे ही ये रोटेट करेगा ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, हाइड्रोजन यहाँ है तो हाइड्रोजन पहुंच जाएगा कहाँ, ऊपर पहुंच जाएगा, और ये CH3 कहाँ पहुंच जाएगा, CH3 पहुंच जाएगा यहाँ। तो ये बन गया आपके पास ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन। ये कैसी बन गई, ट्रांस सिचुएशन, जहां दोनों CH3 अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हो तो वो ट्रांस बन जाता है। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोडक्ट। ये बन गया हमारे पास, तभी तो चार बॉन्ड, चार रिंग का, 4 रिंग का एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक ये एक ये एक ये, तो 4 रिंग का मेंबर बनता है, तो इसलिए साइक्लोब्यूटीन बनता है हमारे पास, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन, ये वाले इधर चले जाते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, क्लियर है। तो यहाँ बनता है हमारे पास सेम रोटेशन आती है, कौन रोटेशन बन जाती है, क्लियर है। अगर मेरे पास सिस 2,4 हेक्साडाइंस होता तब मेरे पास प्रोडक्ट जो बनता वो सिस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन बनता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें वो नहीं किया ना हमने, सर्कल नहीं किया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स, इनमें से किसमें हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो पॉलीमर होते हैं उनकी हमने कुछ कैटेगरी बनाई हुई है सर। कौन कौन सी कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे हमारे पास फाइबर होते हैं, क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, पहली कैटेगरी फाइबर्स। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है साथियों इलास्टोमर्स, क्या है, इलास्टोमर्स। तीसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है साथियों, तीसरी कैटेगरी हमारे पास है रबर, सिंथेटिक रबर हम कह सकते हैं, नेचुरल रबर कह सकते हैं, रबर्स कह सकते हैं, ठीक है। और चौथी कैटेगरी हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास जो है प्लास्टिक, जिनको हम कह सकते हैं ये प्लास्टिक भी हो सकते हैं, प्लास्टिक टाइप के जो होते हैं। तो मेन 3 कैटेगरी होती है, फाइबर्स, इलास्टोमर्स और रबर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बेस पे बात की जाए तो किसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एग्जिस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्हीं के अंदर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इनमें से चारों में से फाइबर कौन है, इनमें से फाइबर है नाइलॉन 6, कौन है, नाइलॉन 6 है, इनमें से फाइबर कौन सा है, नाइलॉन 6 आपका क्या है, फाइबर है। उसके बाद आता है आपके पास इलास्टोमर, कौन है, उसके बाद किसकी बारी आती है, इलास्टोमर्स की बारी आती है। इलास्टोमर के अंदर क्या होता है, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, क्या होते हैं, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है साथियों, किसके मुकाबले, फाइबर्स के मुकाबले। तो इसमें कौन आता है आपका, ये ब्यूना एस जो है, ब्यूना एस जो है वो इसी के अंदर आता है। ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का जो पॉलीमर होता है वो ब्यूना एस कहलाता है साथियों, ये इसी के अंदर आता है। फिर आपके पास आता है सिंथेटिक रबर्स, सिंथेटिक रबर है, या फिर चलो पहले उसको ही लिख देते हैं ना, जो इसके बाद आएगा, जो इसके बाद आने वाला है वो होता है पीवीसी। पीवीसी जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड्स होते हैं साथियों। पॉलीविनाइल क्लोराइड ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके बाद पॉलीमर्स हैविंग इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ना तो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइबर से ज्यादा होते हैं और ना ही इलास्टोमर से कम होते हैं, ये बीच वाले होते हैं। तो इनमें आपके पास आ जाते हैं पीवीसी,
यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। और फिर आपके पास लास्ट में आपके पास है, मेरे पास ये है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर है, इसकी भी जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टोमर्स के आसपास ही होती है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है हमसे, तो स्ट्रॉन्गेस्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन 6, क्योंकि ये क्या होता है, एक फाइबर होता है। फाइबर में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ये क्या होता है, ये फाइबर होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी के अंदर होता है साथियों। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन एन अराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद, when an aryl halide is treated with very strong basic amide, देखो अराइल हैलाइड चलो मान लेते हैं मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, क्या है, क्लोरोबेंजीन मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, उसको अगर हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, क्लोरोबेंजीन को हम ट्रीट कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइड। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइड का मतलब NaNH2 हो गया। और फिर किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो इससे क्या बनता है, एनिलीन बनता है। तो इससे एनिलीन किस इंटरमीडिएट के थ्रू बनता है, तो साथियों इंटरमीडिएट इसके अंदर जो बनता है उसको हम कहते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट कहते हैं, बेंजाइन इंटरमीडिएट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ये आपका है बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट है। ठीक है, ये बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है जो फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दो एनिलीन के प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो स्टार जिस कार्बन पे लगा हुआ उस कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप लग जाता है, एक दूसरे कार्बन पे जहाँ पे स्टार नहीं लगाया हुआ है वहां NH2 ग्रुप लग जाता है। तो हमें एनिलीन लास्ट में प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो जो इंटरमीडिएट हमसे पूछा गया है वो क्या है, बेंजाइन इंटरमीडिएट है। वो क्या है, बेंजाइन इंटरमीडिएट है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वार्मिंग, अरे बहुत ही आसान, ये पहले भी कर चुके हैं, पिछले साल वाले में भी था, 2016 वाले में भी था ये क्वेश्चन, और अब भी है। तो CO2 सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है किसके अंदर, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर साथियों। CO2 क्या होता है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन स्क्वायर प्लेनर PtCN4 2 आयन। देखो स्क्वायर प्लेनर है, PtCN4 2 आयन है, इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढने में। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम जो है साथियों, प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर है आपके पास, मैं आपको ये बता देता हूँ। प्लेटिनम जो है, तो रब कर देते हैं पहले, ठीक है। प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 78। कितना होता है, 78। और यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये प्लेटिनम किस में है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, 2+ में। प्लेटिनम की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो इसको अगर मैंने x मान लिया, माइनस में 4 = -2, यानी x में +2 आएगा, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लेटिनम के साथियों। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, प्लेटिनम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है साथियों। प्लेटिनम की क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 5d8 हो जाती है। क्या हो जाती है, 5d8 हो जाती है। जबकि आपके पास जो साइनाइड है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाएगा, पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। पेयरिंग होने की वजह से क्या होगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा साथियों, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, 0। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास बचेगा ही नहीं। अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 0 आंसर इसका होने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी। कौन से, ऐसा कौन सा वो हमारे पास विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी होता है, या फिर आपके पास मस्कुलर वीकनेस जिसकी वजह से आती है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर पर्टिकुलर विटामिन बताऊंगा, कौन कौन सा विटामिन है और वो क्या क्या कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा कि किसकी कौन से विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है, वो सब के बारे में बता देता हूँ, जितने हैं उतने उनके सब के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास है साथियों विटामिन ए। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं, रेटिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिनोल बोलते हैं। तो विटामिन ए जो होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसको बोलते हैं सेरोथेल्मिया। सेरोथेल्मिया, सेरोथेल्मिया का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। ठीक है, क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, कॉर्निया ऑफ आई, यानी आंख का जो कॉर्निया होता है वो हार्ड हो जाता है साथियों।
दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, रतौंधी जिसको कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी जो कहते हैं, रात को 6 बजे के बाद बत्ती को दिखना बंद हो जाता है, वो क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, यानी रेटिनॉल की कमी से होता है साथ। सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास विटामिन बी 1। बी 1 का जो नाम होता है वो होता है थायामाइन। क्या नाम होता है, थायामाइन। थायामाइन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, बेरी बेरी हो जाता है भाई, हिंदी में भी इसको बेरी बेरी ही बोलते हैं, बेरी बेरी रोग हो जाता है। फिर आपके पास नंबर 3 आता है साथियों, विटामिन बी 3। ठीक है, सॉरी विटामिन बी 2 आता है। विटामिन बी 2 का मतलब क्या होता है, विटामिन बी 2 का मतलब होता है राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है इसका, इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है, नाम भी पूछे जा सकते हैं तो साथ के साथ बता देता हूँ। इसकी वजह से, इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, केलियोसिस। ठीक है, क्या कौन सा डिजीज होता है, केलोसिस। केलोसिस का मतलब क्या होता है साथियों, केलोसिस का मतलब होता है कि जो माउथ और लिप्स होते हैं, उनके माउथ में जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं वहाँ, वो कॉर्नर फट जाते हैं, इसको हम कहते हैं फिशरिंग। ठीक है, फिशरिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ लिप्स इन माउथ, लिप्स एंड माउथ। ठीक है, कॉर्नर्स जो होते हैं लिप्स के, वो फिशर कर जाते हैं। फिशर का मतलब वहां पर स्किन फट जाती है साथियों। इसके साथ इसकी कमी से क्या होते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं। और क्या होता है साथियों, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन भी इसकी कमी से देखने को मिलती है। कई बार हमें लगता है ना आग लगी हुई जैसे, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन, स्किन का बर्निंग सेंसेशन भी किसकी वजह से होता है, विटामिन बी 2 की कमी से होता है। तो फोर्थ नंबर पे आपके पास जो विटामिन आने वाला साथियों वो क्या है, वो है विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 जिसको हम कहते हैं पायरिडोक्सिन। क्या कहते हैं साथियों, पायरिडोक्सिन बोलते हैं, पायरिडोक्सिन। इसकी कमी से पायरिडोक्सिन, ठीक है, पायरिडोक्सिन, इसकी कमी से क्या होता है साथियों, इसकी कमी से आपको कन्वर्जेंस यानी दौरे पड़ते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है साथियों, दौरे पड़ते हैं। फिर 5वें नंबर पे आपके पास आता है विटामिन बी 12। बी 12 का नाम होता है साइनोकोबालेमाइन। साइनोकोबालेमाइन, साइनोकोबालेमाइन। इसकी कमी से क्या होता है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया होता है। परनीशियस एनीमिया का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी की डेफिशिएंसी होती है, कमी हो जाती है। आरबीसी डेफिशिएंसी, रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है किसके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर रेड ब्लड सेल की क्या हो जाती है साथियों, डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद आता है 6ठे नंबर पे आपके पास आता है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है साथियों। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है साथियों। कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ब्लीडिंग गम्स जिसको बोलते हैं, ब्लीडिंग गम्स, गम्स में से खून आता है, मसूड़ों में से खून आने लगता है। ब्लीडिंग गम्स, गम्स का मतलब होता है साथियों मसूड़े। ठीक है, क्वेश्चन मतलब 7th नंबर जो आपके पास है साथियों वो है विटामिन, जिसको हम कहते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से क्या हो जाते हैं, रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, रिकेट्स किस में होते हैं, ये एक्चुअल में होते हैं बोन डिफॉर्मिटी। क्या होती है, बोन डिफॉर्मिटी। बोन डिफॉर्मिटी, बोन डिफॉर्मिटी किस में होती है, चाइल्ड्स के अंदर। उनकी हड्डियों का जो नॉर्मल शेप होती है ना वो नहीं होती, विटामिन डी की कमी से हड्डियों की शेप बिगड़ जाती है। ठीक है, साथ में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोमेलेशिया इसमें क्या होता है, बोन जो होती है ना आपकी, वो बोन सॉफ्ट हो जाती है। बोन सॉफ्टनिंग जिसको हम कहते हैं, बोन सॉफ्टनिंग, सॉफ्ट बोन जो होती है वो ऑस्टियोमेलेशिया कहलाता है। विटामिन डी की कमी से ही होने वाला रोग है साथ। 8वें नंबर पे आपके पास आता है विटामिन ई। विटामिन ई का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं, इसका नाम होता है टोकोफेरोल। क्या नाम होता है, टोकोफेरोल नाम होता है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होती है इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी। क्या होता है साथियों, इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। एंड क्या होती है, मस्कुलर वीकनेस, इसी की कमी से हमें फील होती है। क्लियर है। और जो लास्ट आपका 9वां जो आपका विटामिन है साथियों वो है विटामिन के। गजब की चीज है, इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या नाम होता है, फाइलोक्विनोन। और फाइलोक्विनोन की कमी से क्या हो जाता है, इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम। ब्लड क्लोटिंग टाइम, यानी कि जब चोट लग जाती है हमें तो खून निकलने लगता है, लेकिन हमारा ब्लड क्या करता है, हमारा ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, उसको खुद ही रिपेयर करता है। एक प्लाज्मा की मेम्ब्रेन बन जाती है, धीरे धीरे वो ब्लड फ्लो करना बंद कर जाता है,
ब्लड बाहर नहीं फ्लो करता बॉडी से, तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो जो ब्लड जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन बनती है वो नहीं बन पाएगी टाइम से, और ब्लड ज़्यादा देर तक बहता रहेगा, और ब्लड की कमी होने से डेथ भी हो सकती है। क्लियर है? तो ब्लड क्लोटिंग जो होती है वो कम हो जाती है विटामिन के की कमी से। तो इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी वाला क्वेश्चन था हमारा, उसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ई जो होता है वो इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी जो होती है वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से होती है साथियों। क्लियर है? इसी के साथ साथियों आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथियों। धन्यवाद।